सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट माइंड क्लासेस में। तो गाइज आज बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के बारे में। तो आज से बायोलॉजी शुरू हो गया, तो एक रेगुलर बेसिस पे आपको लेक्चर्स मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, सारा एक एज अ रिवीजन देखा जा रहा है। तो इससे संबंधित जितने सारे नोट्स है डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेंगे। चैप्टर 1, 2, 3 सारे के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, यह रिवीजन की तरह है कि सारी चीज़ का रिवीजन करते हुए चलेंगे चैप्टर 1 से लेके आगे तक। ठीक है, शुरू कर लेते हैं शुरू से। चलिए तो बात कर लेते सबसे पहले विज्ञान के बारे में। तो हमारा जो 10th का सिलेबस है उसमें विज्ञान का एग्जाम 40 नंबर का होता है। कितने नंबर का? सॉरी 80 नंबर का होता है। विज्ञान का एग्जाम टोटल 100 मार्क्स में से जो 20 मार्क्स है वो होता है प्रैक्टिकल और 80 मार्क्स का होता है लिखित। ठीक है, थ्योरेटिकल। ठीक है, मतलब कि अगर देखा जाए तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। तो बेसिकली 20 नंबर तो स्कूल में ही जाके कॉपी जमा कर देना। 80 नंबर के लिए जो हम लोग आज तक साल भर से पढ़ते हैं और उसी का रिवीजन करने वाले हम लोग इसमें। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान क्या है? तो किसी भी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी को क्या कहेंगे? विज्ञान। तो किसी वस्तु विशेष संबंधित जो अगर उसके से रिलेटेड अगर कोई विशेष जानकारी तो उसी को क्या बोलेंगे? हम विज्ञान कहेंगे। ठीक है, तो विज्ञान का परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु या जीव संबंधित विशेष जानकारी को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब विज्ञान का सिर्फ यही परिभाषा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे परिभाषा है कि हम जब भी अध्ययन करेंगे तो एक क्रमबद्ध होना चाहिए और सावधानी पूर्वक होना चाहिए। तो इन सारे बातों को कंक्लूड करके विज्ञान का एक सबसे सटीक और सबसे बढ़िया परिभाषा क्या बनाया गया है? किसी वस्तु संबंधित क्रमबद्ध और प्रायोगिक रूप से किए गए सारे प्रयोग और परीक्षण के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं? विज्ञान। ठीक है, थोड़ा समझ लेंगे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये परिभाषा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे भाई साहब 10th में विज्ञान का क्या वैल्यू है? 10th में जो विज्ञान है 100 नंबर में से ना जो हमारा 20 नंबर प्रयोगिकी में आता है और बाकी के जो 80 नंबर है वो आ जाता है सब्जेक्टिव में, है ना, लिखित, जो जिसके लिए एग्जाम देने हमको जाना पड़ता है। तो इसी के लिए हम लोग रिवीजन करना शुरू कर दिए। ठीक है, ये तो हमारे स्कूल में कॉपी जमा कर देना टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर दे रहा है। लेकिन थ्योरेटिकल वो आपके हाथ में है। पूरा 80 नंबर के लिए आपको एग्जाम में बैठना है, 80 नंबर का लिखना है और इसमें से आप पूरा लिखिएगा तो पूरा नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो इन्हीं 80 नंबर के लिए हम विज्ञान को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो सेक्शन होगा बायोलॉजी को निपटाएंगे। ठीक है, तो अगर बात कर ले हम लोग तो 80 नंबर में से अगर एग्जाम में हमारा क्या पूछता है इसका? 80 मार्क्स भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, और दूसरा सब्जेक्टिव, विषयनिष्ठ। ठीक है, कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो वस्तुनिष्ठ, सब्जेक्टिव विषयनिष्ठ। मतलब हमारा जो एग्जाम है 80 मार्क्स का, वो भी कितने भाग में डिस्ट्रीब्यूट है? 2 भाग में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग हो जाएगा कि भाई साहब ऑब्जेक्टिव 40 नंबर के आएंगे और सब्जेक्टिव भी 40 नंबर के आएंगे। ठीक है, इसमें इसके 3 भाग, विज्ञान के कितने भाग? 3 भाग। क्लास 10 के जो विज्ञान है इसके कितने भाग? 3 भाग, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। एक में आ जाएगा भौतिकी, दूसरा में रसायन शास्त्र और तीसरा हो जाएगा हमारा जीव विज्ञान। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली इसके भी 3 पार्ट होंगे। तो ऑब्जेक्टिव में अगर इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 40/3 कर देंगे तो कितना होगा? लगभग 14 नंबर, 14 के आसपास, 15, 16 के आसपास। तो हर एक से 16 नंबर का पूछना है, समझ आएगा नहीं? हर एक सब्जेक्ट से, फिजिक्स से भी 16 नंबर आएगा, केमिस्ट्री से भी 16 नंबर आएगा और बायोलॉजी से भी 16 नंबर आएगा। अब बायोलॉजी में और ऑब्जेक्टिव में एडवांटेज क्या है कि हमारा
ये 40 नंबर है, 40 नंबर दोगुना हो रहा था, मल्टीपल, यानी कि टोटल 80 में हमको 40 बनाना रहता है। तो इसका मतलब कि फिजिक्स से भी 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। एक मिनट, और 14 13 13 13 13, ठीक है, मतलब 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना है, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है कि ये टोटल आएंगे 80 नंबर के, 80 मार्क्स का, ठीक है। नहीं, फिजिक्स से 13 ऑब्जेक्टिव होंगे, केमिस्ट्री से 13 होंगे, बायोलॉजी से 13 होंगे, लेकिन चूंकि ये दुगने हो जा रहे हैं तो फिजिक्स से टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 26, केमिस्ट्री से 26, बायोलॉजी से 26। इसका मतलब कि अगर कोई हमारा 2 सब्जेक्ट सही रहा तो 40 नंबर हमारा ऐसे ही आ जाएगा। 26 गुना 52, 40 को बनाना है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव में कोई में हमारे पास रुकावट नहीं कि हमको जिस सब्जेक्ट से मन कर रहा है उससे बना लेंगे। लेकिन सब्जेक्टिव में दिक्कत क्या है? सब्जेक्टिव में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सब्जेक्टिव में जो 40 मार्क्स है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है 3 पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। ये पूछता है 14 नंबर का, ये पूछता है 13 नंबर का, ये पूछता है 13 नंबर का, ठीक है। 14 नंबर का फिजिक्स, 13 नंबर का बायोलॉजी और 13 नंबर का केमिस्ट्री। तो इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी को। इसको शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी को, ठीक है। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, जीवों का विज्ञान। किसका विज्ञान? जीवों का विज्ञान, ठीक है। बायोलॉजी निपट जाने के बाद फिजिक्स शुरू हो जाएगा, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, ठीक है। या रिवीजन सीरीज की तरह चलेगा जिसमें हम लोग 1 से 2 दिन में सारे एक चैप्टर को निपटा लेंगे, ठीक है। और हम लोग जो पढ़ने वाले, जो हमारा चैप्टर का सीक्वेंस भारतीय भवन के हिसाब से होगा। एनसीईआरटी में थोड़ा सा अजीब टाइप दे दिया तो हम लोग भारतीय भवन से सीक्वेंस में ही चलेंगे। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाकायदा हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी शुरू करने वाले हम लोग, ठीक है। बायोलॉजी शब्द का जो उत्पत्ति है ग्रीक के वर्ड है जिसका नाम है, ग्रीक के वर्ड जिसका नाम बायोस प्लस लॉजी, ठीक। इसका बायोस का मतलब होता है जीव, ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, है कि नहीं। तो बायोलॉजी का अगर हम परिभाषा देखेंगे तो जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। जीवों का अध्ययन बायोलॉजी, वह सारे वस्तु जो सजीव हैं उनका अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। जीव यानी कि मतलब सजीवों का अध्ययन, जीव कहने का मतलब सजीवों का अध्ययन, जीव कहने का मतलब सजीवों का अध्ययन। तो बायोलॉजी मुख्य तरह से क्या है? सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन। सजीव संबंधित सारी क्रियाओं का अध्ययन किसमें करेंगे हम लोग? बायोलॉजी में, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटी, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं आगे। तो चलिए, एग्जाम में चूंकि हमारा टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम में से 40 ऑब्जेक्टिव पूछने वाले। अच्छा, 40 नंबर में हम किसी सब्जेक्ट का कुछ बना सकते हैं। हमको मन कर रहा है बायोलॉजी मेरा ठीक है तो बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। यदि मन कर रहा है केमिस्ट्री हमारा ठीक है तो केमिस्ट्री क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव में जितना इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे कि हाँ भी कि 8 में से 4 बनाना तो हमको 8 में से 4 ही बनाना होगा, 2 में से 1 5 नंबर बनाना तो 2 में से 1 ही बनाना होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हमारे लिए थोड़ा सा सही है कि ऑब्जेक्टिव में किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को पहले या बाद में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी के साथ। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी। जिसमें जीव हो उसी को कहेंगे सजीव। सजीव का अध्ययन कहलाएगा हमारा बायोलॉजी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं हम लोग बायोलॉजी। भाई साहब अब शुरू करेंगे हम लोग जीव विज्ञान। क्या शुरू करेंगे? जीव विज्ञान। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, ठीक है। तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंदर हम सजीवों का अध्ययन करेंगे उसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजी, है ना। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगी? विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा, शाखा का मतलब भाग, जिसके अंतर्गत हम सजीव की, ठीक है, सजीव की जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। सजीव की जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब यहां से आपको एक बात समझने में दिक्कत हो रहा होगा कि भाई साहब जैविक क्रिया क्या है? तो जैविक क्रिया का मतलब जीवों में होने वाली क्रिया। जैविक क्रिया का मतलब जीवों में होने वाली क्रिया। तो सजीवों में जो जो क्रिया होगी उसको क्या बोलेंगे? जैविक क्रिया। सजीवों में होने वाली समस्त क्रिया को, होने वाली समस्त क्रियाओं को जैविक क्रिया कहेंगे। समस्त क्रियाओं को क्या कहेंगे?
जैविक क्रिया। जीव जंतु के अंदर जो जो क्रिया घटित हो रही है उसी को क्या बोलेंगे? जैविक क्रिया। ठीक है, जैसे सजीव अगर चल रहा था उसमें वृद्धि हो रहा है ना, जैसे में क्या लिख सकते हैं? जैसे में हो सकता है भाई साहब उसमें वृद्धि होगा, ठीक है, उसके अणु में गति होगा, ठीक है, उसका विकास होगा। तो बेसिकली ये सारी जो वस्तुएं हैं, ये सारी क्रिया क्या कहलाएगी? जैविक क्रिया। अगर कोई सजीव है तो उसके शरीर में वृद्धि होना है, यही क्रिया जैविक क्रिया। ठीक है, अब इसमें जैविक क्रिया के लिए क्या क्या जरूरी हो हम आगे पढ़ेंगे, समझ में आएगी? नहीं तो जैविक क्रिया समझ में आएगी, सजीव में होने वाली समस्त क्रिया को क्या बोलेंगे? जैविक क्रिया। और जीव विज्ञान क्या है कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु की जैविक क्रिया का अध्ययन करते उसे क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। समझे? जीव जंतु की जैविक क्रिया का अध्ययन करते उसे क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। ठीक है, अब कि जीव विज्ञान जो है इसमें अलग अलग जीव आते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे अगर हम देखेंगे भाई साहब सजीव कौन है? सजीव, तो सजीव यानी ऑर्गेनिज्म। सजीव का मतलब ऑर्गेनिज्म। तो सजीव का मतलब जो चल फिर सके ना, जिसमें जान हो उसको सजीव कहते हैं अपनी भाषा में। जो जिंदा है ना, जो जिंदा उसी को क्या बोलेंगे? सजीव। लेकिन आखिर विज्ञान क्या कहता है? तो विज्ञान कहता है कि भाई साहब हम उसी वस्तु को सजीव बोलेंगे। सबसे पहले विज्ञान तो आदमी को आदमी नहीं कहता, बोलता है कि एक वस्तु है, लेकिन सजीव वस्तु है। कैसी वस्तु है? सजीव वस्तु। तो विज्ञान इस वस्तु को सजीव वस्तु तभी कहता है जब कहता है देखिए इसके अंदर अणु की गति होगा। किसकी गति होगा? अणु की गति हो, तो हम उसको क्या मानेंगे? सजीव। सजीव मानने के लिए सजीव की जो सजीव के अंदर अणु की गति होना चाहिए। दूसरा, इसका विकास होना चाहिए। विकास यानी कि वृद्धि हो, विकास यानी कि वृद्धि होगा तब इसको क्या माना जाएगा? सजीव। ठीक है, इसके अलावा समय के साथ इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। समय के साथ अवस्था बदले, इसका समय के साथ अवस्था क्या हो? बदले, अवस्था बदले। जैसे कि अगर हम देखेंगे इस मार्कर को, तो जब से लिए हुए समय बदला, लेकिन इसका अवस्था जस के तस रहा। लेकिन इंसान का समय उम्र ढलने के साथ क्या होती है? अवस्था बदलती रहती है ना। कभी आदमी बाल अवस्था में रहता है, फिर युवा अवस्था में रहता है, फिर वृद्ध अवस्था में चल जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि यदि समय के साथ अवस्था बदल रहा तो उसको क्या बोलेंगे? सजीव। और ये सारे बने होने चाहिए सजीव वस्तु के, है कि नहीं? सभी कोशिका के बने होने चाहिए। किसके बने होने चाहिए? कोशिका के। यदि कोशिका के बने हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सजीव बने होने चाहिए। समझ में? तो सजीव होने के लिए जो विज्ञान ने कुछ मापदंड दिया कि भाई साहब इसके अंदर अणु की गति होना चाहिए। दूसरी नंबर बात कि इसमें वृद्धि होना चाहिए, इसमें विकास होना चाहिए। ठीक है, इसकी समय के साथ इसकी अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, और यह कोशिका का बना होना चाहिए। किसका बना होना चाहिए? कोशिका का। इसका मतलब कि जो सजीव है इसका मतलब सारा कोशिका का बना होगा। एकदम सही बात है ना। यानी सभी सजीव किसके बने होंगे? सभी सजीव कोशिका के बने होंगे। सभी सजीव कोशिका से बने होंगे। सभी सजीव किससे बने होंगे? कोशिका से। सभी सजीवों का शरीर किससे बना होगा? कोशिका से। इसका मतलब क्या है? सजीवों का इकाई को हम कोशिका कहेंगे? तो एकदम कहेंगे, ठीक नहीं? इसका मतलब क्या है? सजीवों की जो इकाई है, सजीवों के इकाई खंड को, सजीवों के इकाई खंड को क्या कहेंगे? इकाई खंड को कोशिका कहेंगे? एकदम कहेंगे। सजीवों के इकाई खंड को क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। सजीव के इकाई खंड को क्या बोलेंगे? कोशिका। तो इसका मतलब क्या है कि सजीव अगर है तो उसका मतलब बना किससे? कोशिका से। तो कोशिका का मेन काम क्या है? तो कोशिका का जो मेन काम है, ठीक है नहीं, कोशिका का मुख्यतः दो काम है। सबसे पहला काम क्या है भाई? सबसे पहला काम क्या है कि जीव की संरचना बनाना। किस क्या बनाना? जीव की संरचना का निर्धारण कौन करना? संरचना का निर्धारण कौन करता है? जीव की संरचना का निर्धारण कौन करता है? कोशिका। यानी कौन जीव कैसे बनने वाला है, यानी किसी कौन भाग कैसे बनने वाला है। जैसे अगर किसी का अगर नोह कट गया है, नाखून कट गया, तो उसके जगह पर क्या बनना है? नाखून। तो यह क्या होता है? उसकी संरचना का निर्माण। उसकी किसके निर्माण? संरचना का निर्माण। तो किसी जीव की संरचना कैसी होगी उसका निर्धारण कौन करता है? कोशिका। अब किसी जीव की संरचना कैसी होगी उसका निर्धारण कौन करता है? कोशिका। दूसरा नंबर कि जीव कार्य क्या होगा, है ना। तो जीव की कार्य, है ना, कार्य का निर्धारण भी कौन करता है? हमारा कोशिका। जो जीव होगा, वो जो अंग होगा उसका कार्य कैसा होगा उसका भी निर्धारण कौन करता है? उसका निर्धारण करता है हमारा कोशिका। इसका क्या मतलब है? तो कोशिका का हम एक बढ़िया सा परिभाषा क्या दे सकते हैं? कोशिका, जिसको अंग्रेजी में सेल कहते हैं, कि भाई साहब जीवन की, ना, यानी कि जीवन है संरचना, तो उसकी संरचनात्मक, जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, तथा
क्रियात्मक इकाई खंड को, क्रियात्मक इकाई खंड को कोशिका कहते हैं। जीवन की संरचनात्मकता क्रियात्मक इकाई खंड को क्या कहते हैं? इकाई खंड को कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मोटा मोटी बात हो गया कोशिका संबंधित, समझा। कोशिका का परिभाषा समझ आएगी कि जीवन की संरचनात्मक, यानी जीवन किसी सजीव की संरचना कैसी होगी, उसके जीवन में काम कैसा करेगा, उसका निर्धारण कौन करेगा? कोशिका। ठीक है, अब कहीं ना कहीं तक कोई ना कोई इसका खोज किया होगा। तो इनका खोज करने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। तो इसके खोज करता है रॉबर्ट हुक साहब है। कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब एक समय की बात है कि है ना, भूजा खा रहे थे प्याज के साथ। तुम देखे कि प्याज को जब छील रहे थे तो प्याज का उस पर से छिलका निकल रहा था, है कि नहीं। वैज्ञानिक आदमी थे, उनके पास माइक्रोस्कोप था ना। जैसे अगर किसी बच्चे को अगर चुंबक मिल जाएगा तो सब जगह खोजते हुए चलेगा, रस्सी बांध के घूमते हुए चलेगा, क्या मिल जाओ, कुछ मिल जाओ, पूरे गांव को नाप देगा, है ना, कुछ मिल जाता उसमें। तो उसी प्रकार से जब प्याज खा रहे थे तो मतलब भूजा के साथ खा रहे होंगे, तो जब ये प्याज को देखे, है ना, तो प्याज में प्याज को जो छिलका था, इनका मन का क्यों नहीं इसके अंदर देखते हैं कि क्या है। तो प्याज के छिलका को देखे माइक्रोस्कोप से। किससे देखे? माइक्रोस्कोप से। अब ये पुराने जमाने के आदमी, समय हो रहा था 1665। कब हो रहा था? 1665 में जब प्याज के छिलका को माइक्रोस्कोप से देखे, तो जो माइक्रोस्कोप जो था, इनका माइक्रोस्कोप था 10 गुने जूम तक, है ना, 10x जूम करता था। अब जूम जिनको कम समझ में आ रहा बताते हैं। देखिए, जो अगर 2-3 साल पहले का जिनके पास मोबाइल होगा नॉर्मल सा, अगर सस्ता मोबाइल आप लीजिएगा तो उसमें 3 गुना 5 गुना तक जूम होता है, उसको बोलते हैं 5x जूम। अगर थोड़ा सा महंगा लीजिएगा तो 10x जूम, है ना, और ले लीजिएगा तो 25x जूम, 25x जूम। और आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप ले लीजिए सैमसंग का S23 अल्ट्रा, उसमें हो जाएगा 100x जूम। तो बेसिकली क्या होता है कि जिसमें ज़्यादा जूम रहता है उसमें ज़्यादा गहराई से किसी चीज़ को देख सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक साहब के पास जो माइक्रोस्कोप था वो कितना था? 10x जूम था। यानी कि जब देखे होंगे प्याज के छिलका को तो कितना जूम? 10x जूम। तो प्याज के छिलका को देखने के लिए रखे माइक्रोस्कोप की एक स्लाइड, है ना। स्लाइड का मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे जो कांच रहता है उसको क्या बोलते? स्लाइड पर रखे किसको? प्याज के छिलका को। और जब इसको माइक्रोस्कोप से 10x जूम करके देखें, कितना जूम करके देखें? 10x जूम करके देखें तो इनको क्या दिखा? इनको मधुमक्खी की छाता की तरह बहुत सारी संरचना नजर आई। मधुमक्खी की छाता की तरह बहुत सारी संरचना नजर आई। मधुमक्खी की छाता की तरह क्या नजर आई? बहुत सारी संरचना नजर आई। इसी संरचना को नाम दिए कि यही है कोशिका। यही क्या है? कोशिका। नाम दिया अपने हिसाब से, तो थोड़े कि प्याज के छिलका पर लिखा हो गया यस आई एम कोशिका, नाम दे दिया अपने में। सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल। अब उसी का हिंदी रूपांतरण क्या है? कोशिका। तो बेसिकली कोशिका का खोज कौन किए? रॉबर्ट हुक साहब, है ना। ये जिस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किए थे तो स्लाइड को कितना जूम करके देखे थे? प्याज के छिलका को स्लाइड पर रख के कितना जूम करके देखे थे? 10x जूम। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए कि कोशिका को स्लाइड पर कोशिका को कितने गुना पर देखा गया था? तो 10x गुना पर। कितना गुना? 10x, 10 गुना जूम। ठीक है। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। कब किया? 1665 में। जब प्याज जीवित होता है कि मृत होता है? तो भाई साहब प्याज जो कोशिका है ना, इसी का नाम दिए कोशिका। और ये जो कोशिका है जिंदा हुआ कि मरा होगा? प्याज कब से जिंदा हो गया? मृत कोशिका। कैसी कोशिका? मृत कोशिका। तो यहीं से कोशिका के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया? रॉबर्ट हुक साहब। जब इन्होंने कोशिका के बारे में बताया था तो वो कोशिका जीवित था कि मृत था? तो वो कोशिका थे मृत। रॉबर्ट हुक ने कब खोज किया था? 1665 ईस्वी में। ठीक है। हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई कौन है? कोशिका। यदि अब यहाँ से अगर बकोट लेते थोड़ा सा भी, अगर मांस को थोड़ा सा बकोट ली तो उसमें लगभग लाखों की संख्या में क्या हो? कोशिका। मतलब बहुत छोटे छोटे हमारे अंदर कोशिका पाए जाते, बहुत छोटे। अगर किसी का एक हाथ निकाल दिया था इसमें 10-15 लाख की कोशिका, एक उंगली अगर निकाल दिया तो इसमें 10-15 लाख कोशिका से अधिक हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का यही मतलब है कोशिका बहुत छोटा होता है। ठीक है। अगर याद करना कि भाई साहब आखिर कोशिका का खोज किन्होंने किया, तो कोशिका का खोज किन्होंने किया, याद करने का क्या तरीका है कि छोटा जो भी चीज़ होता है, जैसे मान लेते कभी कभी हाथ में सिरका हल जाता है कि नहीं, छोटा सा होता है, तो उसको आप हाथ से कितना भी कर लीजिए नहीं निकलेगा, तो उसको लाते हैं चिमटा, है कि नहीं, भाव बनाने वाला, उससे निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो वही चिमटा यदि नोखीला होता है जो और छोटा चीज़ को पकड़ सकता है, उसको बोलते हैं हुक। हुक टाइप, हुक से फंसा के निकाल दिया। तो छोटा चीज को निकालता है हुक, है ना। उसी प्रकार से शरीर की सबसे छोटा कोशिका, तो कोशिका कौन निकालेगा? रॉबर्ट हुक। आया समझ में? याद करने के लिए तो कोशिका खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक। छोटा चीज को हुक से निकाला जाता है, इसलिए शरीर के सबसे छोटा भाग को भी कौन निकाले? रॉबर्ट हुक। कौन निकाले? रॉबर्ट हुक। 1665
1965 में इन्होंने माइक्रोस्कोप से किसको देखा था? प्याज के छिलका को देखा था। प्याज के जब छिलका को दिखा था, जो कोशिका नजर आया था उनको नजर आया था मधुमक्खी के छाता की तरह। किसके छाता की तरह? मधुमक्खी के छाता की तरह नजर आया था। मधुमक्खी की छाता की तरह नजर आया था, है ना। इसी का नाम इन्होंने क्या दिया था? कोशिका। इसी का नाम क्या दिया था? कोशिका। यह कोशिका जीवित था कि मृत था? तो मृत कोशिका था। कौन कोशिका था? मृत कोशिका। कौन कोशिका था? मृत कोशिका। तो कोशिका खोज सबसे पहले किन्होंने किया? रॉबर्ट हुक, 1665 में। ठीक है, इन्होंने स्लाइड को कितना गुना जूम करके देखा था? तो 10 गुना जूम। कितना गुना जूम करके देखा था? 10 गुना जूम। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे समझाते हैं। तो प्याज के छिलका को 10 गुना जूम करके देखे थे, ठीक है। तो ये जो खोजे थे वो खोजे थे मृत कोशिका। कौन कोशिका? मृत कोशिका, ठीक है। कोशिका का खोज किन्होंने किया? रॉबर्ट हुक। किसने किया? रॉबर्ट हुक। इसलिए कोशिका का अध्ययन, कोशिका का जो अध्ययन करा, यानी कोशिका के पिता कौन? कोशिका का अध्ययन, सॉरी, कोशिका की खोज किसने किया? तो कोशिका की खोज किए थे 1665 में रॉबर्ट हुक। क्योंकि छोटा चीज को निकाला था हुक से, तो कोशिका को भी कौन किन्होंने निकाला? रॉबर्ट हुक। तो कोशिका का जो अध्ययन कहलाएगा, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन को बोलेंगे साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। इन्होंने जीवित कोशिका खोजा था कि मृत कोशिका था? ये मृत कोशिका खोजे थे, ठीक है। इन्हीं के मित्र थे जिनका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, है ना। 1674 ईस्वी में क्या देखें, यह एक वायरस है ना, वायरस को पकड़ लिए और माइक्रोस्कोप से देख लिए। किससे देख लिए? वायरस की खोज कर दी। किसकी खोज कर दी? वायरस की। और वायरस होता है सजीव। वायरस क्या होता है? सजीव। यह सूक्ष्म जीव है। कैसा जीव है? सूक्ष्म जीव। तो एक नया कोशिका खोजा गया जो क्या था? जीवित था। क्या था? जीवित। और उसका खोज किए थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। यानी अगर कोशिका की सिर्फ खोज क्या है कि कोशिका की खोज किन्होंने किया, तो सीधा सीधी बात क्या कर देंगे? रॉबर्ट हुक। लेकिन अब पूछ देंगे मृत कोशिका, तो मृत कोशिका की खोज किन्होंने किया? तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। अब पूछ देगा जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका खोज किन्होंने किया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, समझा? तो कोशिका संबंधित बात आपको समझ में आएगी। कोशिका की खोज इन्होंने किया था, रॉबर्ट हुक साहब ने। मृत कोशिका था। फिर जीवित कोशिका खोज कौन किया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका खोज कौन किया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका खोज कौन कर दिया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका खोज कौन कर दिया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। समझ में आ गया? अब देखिए, अब भाई साहब अगर कोशिका के बारे में हम कहें तो कोशिका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ना। तो कोशिका, तो अगर हम जीव में कहें, किसमें कहें? जीव में। जीव में सबसे बड़ा कोशिका, जीव में सबसे बड़ा कोशिका कौन है? तो उसका नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा का है, सबसे छोटा का है तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। और यदि मनुष्य में क्या है? किसमें क्या है? मनुष्य में। तो मनुष्य में सबसे बड़ा, मनुष्य में सबसे बड़ा क्या है? तो इसका नाम है अंडाणु। क्या नाम है? अंडाणु। और सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा शुक्राणु। तो भाई साहब इसमें सबसे लंबा कह दे, सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा कोशिका जो मनुष्य के अंदर, उसका नाम है तंत्रिका कोशिका। कौन कोशिका? तंत्रिका कोशिका। देखिए क्लास 10 में जैव प्रक्रम शुरू करने से पहले हमको ये बात समझना होगा कि जैव प्रक्रम में अगर हम करेंगे तो किसके लिए करेंगे? तो भाई साहब कोशिका के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? कोशिका के लिए। यहाँ तक बातें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, तो विश्वास रखिए कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और कोशिका के इस दौर को निपटा लेते जल्दी जल्दी। समझ में आ गया? तो वायरस यानी सजीव कोशिका खोज किन्होंने किया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। समझ में आ गया?
सजीव कोशिका खोज किसने किया? एंटोनी वान ल्यूवेन। समझा गया? अच्छा, और अगर हम अपने आसपास देखेंगे, आसपास है कि नहीं, आसपास यदि हम सजीव को देखें, आसपास इस सजीव को देखें तो दो प्रकार के जीव होते हैं ना। पहला जिनको हम देख सकते हैं, है ना, बड़े जीव, और दूसरा होता है छोटे जीव। समझे? तो बड़ा जीव जिसमें कौन कौन आ जाता है? तो पूरा जानवर यानी जंतु, और प्लस में पेड़ पौधा, प्लस में पेड़ पौधा। अच्छा, पेड़ पौधा को बार बार पेड़ पौधा नहीं लिख के विज्ञान में इसका एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोलते हैं पादप। क्या बोलते हैं इसको? पादप। ठीक है, कहीं अगर हम पादप करें इसका उसका मतलब क्या? पेड़ पौधा। और छोटे जीव का मतलब सूक्ष्म जीव, छोटे जीव का मतलब सूक्ष्म जीव। तो इसी प्रकार से मतलब बड़े जीव का अध्ययन और छोटे जीव के अध्ययन, जो कि बायोलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करेंगे? जीव के बारे में। तो जीवों के अध्ययन को, है ना, जीवों का अध्ययन नहीं, जीव विज्ञान को, जीव विज्ञान को बांट दिया गया मेनली दो भाग में। मेनली क्या भाग में? दो भाग में। ठीक है, एक माइक्रोलॉजी और मैक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी और मैक्रोलॉजी, इसको सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, और इसको बृहद विज्ञान कह सकते हैं, माइक्रोलॉजी। अब बड़े जीव भी का एक नहीं है, दो प्रकार के हैं। बड़े जीव भी क्या प्रकार के? दो प्रकार के। तो भाई साहब, बड़े जीव में आ जाता है जंतु, सबसे पहले पेड़ पौधा यानी पादप, और दूसरा जंतु, जीव जंतु। जंतु मतलब जानवर। ठीक है, तो पेड़ पौधा का अध्ययन अलग कहलाएगा, जीव जंतु का अध्ययन अलग कहलाएगा। तो पेड़ पौधा का अध्ययन, ठीक है, पेड़ पौधा यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लांट्स। क्या बोलेंगे? प्लांट्स। इसको बोलेंगे एनिमल। क्या बोलेंगे? एनिमल। तो पेड़ पौधे के अध्ययन को अलग रखा गया, जीव जंतु के अध्ययन को अलग रखा गया। तो पेड़ पौधे के अध्ययन को बोलते हैं बोटनी। क्या बोलते हैं? बोटनी। हिंदी में इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। हिंदी में क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? बोटनी। क्या बोलते हैं? बोटनी। इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का दूसरा नाम प्राणी विज्ञान। कौन विज्ञान? या प्राणी विज्ञान। और इसी को बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हमको माइक्रोलॉजी पढ़ना, सूक्ष्म माइक्रोलॉजी हमारे सिलेबस में नहीं है। बेसिकली हम बायोलॉजी को बेसिकली दो ही भाग में बांटते हैं, बोटनी और जूलॉजी। बेसिकली ये माइक्रोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, समझिए। तब बोटनी के बारे में जो बताए थे, बोटनी के बारे में जो रिसर्चर थे उस वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है ना, तब देखिए आगे। तब जो बोटनी के बारे में बताया था उस वैज्ञानिक का नाम था वो थियोफ्रिटस। क्या नाम था? थियोफ्रिटस। थियोफ्रिटस आप ज्यादा बताते कि देखिए पेड़ पौधा ऐसे होता है, पेड़ पौधा ऐसे खाना खाता, सांस लेता, बतियाता नहीं है सिर्फ, है कि नहीं। और इसके बारे में बताया था, इस वैज्ञानिक के बारे में बताया था, और जंतु के बारे में बताया था जिनका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। अरस्तु को अंग्रेज वाला एरिस्टोटल कहता है, तो उससे को क्या मतलब है कि नहीं। चलिए, नाम है, कुछ कुछ बोल देता है सब, है कि नहीं। तो बेसिकली हम जो बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी की दो ही शाखा लेके चलेंगे, बोटनी और जूलॉजी। ठीक है, पेड़ पौधा के बारे में सबसे ज्यादा कौन बताए थे? थियोफ्रिटस साहब। और जीव जंतु के बारे में सबसे ज्यादा कौन बताए थे? अरस्तु साहब। ठीक है, अब आप खुद से समझिए, अगर इन दोनों में से सबसे ज्यादा पूछा जाए कि सबसे ज्यादा खोज रिसर्च किन्होंने किया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि यह भी इंसान और दोनों जंतु ही हैं, जंतु इन द सेंस की इंसान, तो सबसे ज्यादा आदमी किसके बारे में पता किया होगा? जंतु के बारे में। समझा ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको कहा जाए कि ना कि एक जानवर के बारे में, जानवर की जरूरत को लिखिए और इंसान की जरूरत को लिखिएगा, तो हम लोग किसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, किसकी लिस्ट को ज्यादा बना सकते हैं? इंसान, जानवर थोड़ी होगा। ठीक है, तो बेसिकली जंतु के बारे में सबसे ज्यादा है ना कि बायोलॉजी अगर देखा जाए तो 20% हमारा, 20% बोटनी और 80% कौन है? जूलॉजी। 80% कौन है? जूलॉजी। तो अल्टीमेटली अगर हमको पता करना कि भाई साहब इस सब में से सबका पिता कौन है ना। अच्छा, एक बात और, इसको 70% लिख देते हैं, और 10% में आ जाता है हमारा माइक्रोलॉजी। ठीक है, 10% 90% का रेशियो। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। और इसका भी तो कोई पिता होगा, तो इसका पिता
इसके पिता का नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, समझा। तो अगर पूछा जाए कि सब में से सबसे बड़ा खोज कौन किया, सबसे ज्यादा जंतुओं के बारे में कौन बताया, सबसे ज्यादा बायोलॉजी में योगदान कौन दिया, तो एक ही नाम आता है अरस्तु, अरस्तु और अरस्तु। तो पूरे जीव विज्ञान के पिता, पूरे जीव विज्ञान का पिता यदि कहना होगा तो किसको कहना गलत नहीं है, अरस्तु को, ये सबसे ज्यादा यही ना खोज किए हैं। तो इसलिए पूरे जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, अरस्तु को। अरस्तु ने पर्टिकुलरली किस क्षेत्र में ज्यादा योगदान दिया, तो जंतु विज्ञान में, यानी कि जूलॉजी में। किसमें, जूलॉजी में। किसमें, जूलॉजी में, जंतु विज्ञान में। इन्होंने सबसे ज्यादा योगदान किसमें दिया, जूलॉजी में। सबसे ज्यादा योगदान किसमें दिया, जूलॉजी में। विज्ञान की सबसे बड़ी शाखा कौन है, जूलॉजी। सबसे बड़ी शाखा जूलॉजी। सबसे छोटा माइक्रोलॉजी, क्योंकि छोटे जीव दिखबे नहीं करते तो उसके बारे में क्या अध्ययन करेंगे, समझ आएगी नहीं, समझ में आएगी नहीं है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जीव विज्ञान को हम मेनली दो भाग में बांट सकते हैं, छोटे जीव का अध्ययन, बड़े जीव का अध्ययन। छोटे जीव के अध्ययन में आ जाएगा जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब। इसके खोज कौन किए थे, एंटोनी वान, सॉरी इसके बारे में बताया कौन थे, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जीव का भी खोज कौन किए थे, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। माइक्रोलॉजी को दो भाग में बांट दिया, पेड़ पौधा का अध्ययन बोटनी, जीव जंतु का अध्ययन जूलॉजी। बोटनी के बारे में सबसे ज्यादा बताए थे थियोफ्रेटस। जूलॉजी के बारे में सबसे ज्यादा बताए थे अरस्तु। सबसे बड़ी शाखा जूलॉजी, इसलिए विज्ञान के पिता जो जूलॉजी के पिता, तो विज्ञान के पिता कौन है, सॉरी जीव विज्ञान के पिता उसी को बोलेंगे जो जंतु विज्ञान के पिता है। इसलिए अरस्तु को पूरे विज्ञान का क्या कहा जाता है, पिता। पूरे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। पूरे जीव विज्ञान का पिता किससे कहेंगे, अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलेंगे, अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलेंगे, अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी बोलेंगे अरस्तु को। जीव विज्ञान का पिता कौन है, अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता कौन है, अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता हो जाएंगे अरस्तु। जीव विज्ञान के बाबूजी हो गए अरस्तु, ठीक है। चलिए अब भाई साहब, जीव बना किससे, कोशिका से। जीव किससे बना, कोशिका से। जीव बना तो बना किससे, कोशिका से बना, ठीक है। इसी का अध्ययन करेंगे। माइक्रोलॉजी है तो कम कोशिका है ना, मैक्रोलॉजी है तो बहुत सारा कोशिका है कि नहीं। तो जीव का बंटवारा भी दो प्रकार के, जीव का बंटवारा भी दो प्रकार के। जीव को बांटेंगे दो प्रकार में, समझे। जीव को बांटेंगे दो प्रकार में, एगो कोशिकीय जीव जिसमें एगो कोशिका हो, दूसरा बहुकोशिकीय जीव। दूसरा कौन हो जाएगा, बहुकोशिकीय जीव। दूसरा बहुकोशिकीय जीव, दूसरा बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय में आ जाएगा पादप और जंतु, पादप और जंतु। इसके अध्ययन को बोटनी, इसके अध्ययन को जूलॉजी। पिता ही सब लिख लिए हम लोग, ठीक है। इसके अध्ययन को माइक्रोलॉजी, समझा गया। चलिए, तो सारा जीव बना किससे, कोशिका से। सारा जीव का निर्माण किससे होगा, कोशिका से। कमों बेश सब में क्या होगा, कोशिका ही होगा। सब में कोशिका होगा, सभी किसी का बना होगा, कोशिका का बना होगा। तो कोशिका कुछ तो कुछ भाग होंगे, ठीक है। तो कोशिका के भाग मोटा मोटी समझ लेते, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिका के अंग जरूर। देखिए, कोशिका की संरचना लगभग गोल होती है, ठीक है, लगभग गोल। कोशिका के बाहर एक पतला लेयर होता है, इस लेयर को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। इस लेयर का क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। तो सबसे पहले हमारा कोशिका झिल्ली, कौन झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। यह बाहरी घेरा है। इसके अंदर होता है वो केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। सबसे बीच में क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक की खोज किन्होंने किया था, केंद्रक की खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन किए थे, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। केंद्रक को बोला जाता है कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, केंद्रक को, ठीक है। अब किसी भी चीज का विकास, अच्छा जीव है इसका मतलब उसमें निरंतर विकास होगा ही होगा। तो विकास करने के लिए हमको चाहिए ऊर्जा। क्या चाहिए, ऊर्जा। और इसमें ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा का निर्माण। किसका निर्माण, ऊर्जा का निर्माण। जब यह ऊर्जा का निर्माण करता है इसलिए इसको बोलते हैं ऊर्जा घर। क्या बोलते हैं, ऊर्जा घर। कोशिका का ऊर्जा घर किसको बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस किसको बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसको बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसको बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। जब ऊर्जा बन गया तो बांटने के लिए कोई ना कोई चाहिए,
तो इसमें ऊर्जा को बांटता है गोल्जी बॉडी। कौन बांटता है? गोल्जी बॉडी। तो ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? ऊर्जा का परिवहन, ठीक है। ऊर्जा बन गया तो कुछ कुछ बनाएगा प्रोटीन, तो प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण करेगा राइबोसोम। इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलेंगे? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम की। जहां जो चीज बनता है उसको उसकी फैक्ट्री बोलते हैं। तो प्रोटीन बनता है राइबोसोम में, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, ठीक है। इसके अलावा पानी को रखता है रसधानी। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कोशिका के अंदर अगर जल को संचयित करके रखना हो, जल का संचयन, अगर हमको पानी बचा के रखना है ना, तो उसका काम वो कौन करता है? रसधानी। जल का संचयन कौन करता है? रसधानी। जल का संचय करता है रसधानी, ठीक है। जल का संचय कौन करता है? रसधानी, ठीक है। जल का संचय करता है जी से गोल्जी बॉडी, आर से राइबोसोम, है ना, भी से वैक्यूल से रसधानी, एक होता है सेंट्रोसोम। कौन होता है? सेंट्रोसोम। सब चीज हो गया तो नया कोशिका बनाएगा सेंट्रोसोम। नया कोशिका कौन बनाएगा? कोशिका का निर्माण, कोशिका का विभाजन कौन करता है? कोशिका का विभाजन करेगा, कोशिका का विभाजन करेगा हमारा सेंट्रोसोम। कोशिका का विभाजन कौन करेगा? सेंट्रोसोम। नए कोशिका का निर्माण कौन करेगा? सेंट्रोसोम। नए कोशिका का निर्माण करेगा हमारा सेंट्रोसोम। कोशिका का विभाजन करेगा सेंट्रोसोम। और सब में अगर कहीं टूट फूट होगा तो उसकी मरम्मत करने के लिए आता है लाइसोसोम। कौन आता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम होता है मृत कोशिका की सफाई करना, मृत कोशिका का सफाई करना। कौन? लाइसोसोम। तो इतना बात आपको आना चाहिए, ठीक है। अब मोटा मोटी समझा देते कोशिका को, ठीक है। कोशिका क्या हमारा? तो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका। कोशिका एक गोल संरचना की तरह होता है, गोला की तरह। उसके बाहरी लेयर को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। उसके सबसे बीच वाला भाग को बोलते हैं केंद्र। किसी भी चीज के बीच वाले भाग क्या होता है? केंद्र में, बीच में। तो किसी भी चीज के जो बीच वाला भाग होता है उसी को बोलते हैं केंद्र। तो कोशिका के बीच वाले भाग को केंद्रक, कोशिका के बीच वाले भाग का केंद्रक। केंद्र की खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। अब किसी भी कोशिका तभी जीवित रहेगा जब उसमें के अंदर ऊर्जा बनेगा। तो इसके अंदर ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ऊर्जा बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा को लेके जाएगा रसधानी। ऊर्जा को लेके कौन जाएगा? रसधानी। ऊर्जा को लेके जाएगा रसधानी। ऊर्जा जब लेके चला गया तो जो बचल का खाना होता है उससे बनाएगा प्रोटीन। प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। अब जब कोशिका के अंदर प्रोटीन बन जाएगा और ऊर्जा बन जाएगा तो उस दोनों का इस्तेमाल करके बनता है नया कोशिका। तो नए कोशिका का निर्माण कौन करेगा? सेंट्रोसोम। नए कोशिका का निर्माण कौन करेगा? सेंट्रोसोम। नए कोशिका का निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम। कोशिका का विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। अगर कोशिका में पानी हो गया तो उसका संचयन कौन करेगा? रसधानी। पानी का संचयन कौन करेगा? रसधानी। और यदि कोई कोशिका मृत हो रहा है, मर रहा है, या फिर नए कोशिका का निर्माण करना, तो अगर सफाइया करना है तो उसकी सफाई कौन करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम। इसके अंदर क्या पाया? जल अपघटक एंजाइम। जिसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम क्या होता है? मृत कोशिका की सफाई करना, ठीक है। तो मोटा मोटी आपको कोशिका समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोशिका के आधार पर जीव कई प्रकार के? 2 प्रकार के। कोशिका के आधार पर जीव कई प्रकार के? 2 प्रकार के। कोशिका के आधार पर जीव कई प्रकार के? 2 प्रकार के। कोशिका के अंदर जीव कई प्रकार के पाए जाएंगे? 2 प्रकार के, ठीक है। किसी भी कोशिका को जीवित रहने के लिए, कोशिका को जीवित रहने के लिए, कोशिका यदि जीवित है तो उसमें होगा जैविक क्रिया। कौन क्रिया होगा? जैविक क्रिया, है ना। कोशिका जीवित रहने के लिए ना, कोशिका को जीवित रहने के लिए जो क्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं? जीवित रहने के लिए जैविक क्रिया आवश्यक है। क्या आवश्यक है? जैविक क्रिया आवश्यक है। क्या आवश्यक है? जैविक क्रिया। जैविक क्रिया आवश्यक है। कोशिका को जीवित रखने के लिए क्या आवश्यक है? जैविक क्रिया। और इसी सारी जैविक क्रियाओं, है ना, इसी सारी जैविक क्रियाओं के समूह को बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। सभी जैविक क्रिया को सभी जैविक
क्रियाओं के समूह को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम सेवई खाने बता रहा हूँ। तो कोशिका को जीवित रहने के लिए होना चाहिए जैविक क्रिया। इन सारी जैविक क्रियाओं के समूह को क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आएगा। ये बातें सारे रिलेटेड है 9th क्लास से, जो क्लास 10 में पूछे जाते हैं। देखिए अभी तक क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था? सबसे पहला बात क्या कि जीव का शरीर बना किससे होता है? कोशिका से। कोशिका का खोज किन्होंने किया? रॉबर्ट हुक साहब ने किया। कब किया? 1665 में किया था। जीवित कोशिका था कि मृत कोशिका था? मृत कोशिका। स्लाइड को कई गुना जूम किए थे तो उनका पुरनका कंपनी के माइक्रोस्कोप था तो 10x जूम किए थे। ठीक है, इसके अलावा जीवित कोशिका का खोज कौन किया? एंटोनी वान ल्यूवेनोव। ठीक है, बायोलॉजी के कितनी शाखा है? 2 शाखा, माइक्रोलॉजी और मैक्रोलॉजी। मैक्रो का मतलब बड़ा, माइक्रो का मतलब छोटा। जैसे कि मोबाइल आता था मैक्रोमैक्स यानी बड़ा धमाका, है कि नहीं? तो बेसिकली 2 भाग में बांटे, माइक्रोलॉजी और मैक्रोलॉजी। ठीक है, मैक्रोलॉजी यानी बड़का में 2 जीव, पेड़ पौधा और जीव जंतु। पेड़ पौधा के अध्ययन को बोटनी और जीव जंतु के अध्ययन को जूलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बोटनी के बारे में बताते हैं,